यदि आप किसी ढोल वादक के पास जा रहे हैं, उसके पास आप सीख तो रहे हैं, लेकिन यदि वो आपको एक गिलास पानी देना चाहे तो आप पानी उसका नहीं पी रहे हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर डॉक्टर साहब आपको एजे ग्रामीण न्यूज़ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रामीण जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, और आपको भी, आपको, मनवाल जी को और एजे ग्रामीण चैनल को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो इस समय जो है गांव से लेकर के राजधानी तक जो है और 3 पीढ़ियों का जो है मैं देख रहा हूं कि एक पीढ़ी जो है जो समाज रहा है हमारा जो है ढोल वादन, फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में, और नई पीढ़ी जो है IITN। जी जी जी। बस यही कहूँगा, मैं इस समाज को इसका श्रेय देना चाहूँगा, और जिसमें आप कहिए, मैंने कई बार कहा कि ये पारंपरिक जो धरोहरें भी थी वहाँ से IIT तक पहुँच गए, तो निस्संदेह ये मेरे लिए भी और पूरे घर परिवार के लिए, गांव के लिए ये बड़ी गौरव की बात है। निश्चित रूप में यदि हम शुरुआती संघर्ष देखें तो वो अपने में अलग था। पिताजी जैसे आपने शुरुआती इसी से करी, आजकल पूरी लोक संस्कृति पे खूब सारी बातें होती है। मेरे पिताजी ढोल वादक तो थी, इसके साथ साथ वो जब बहुत, मतलब जिसे कहते हैं कि एक दक्ष शिल्पी भी थे, और बहुत सारी चीज़ें जिसे कहते हैं ना, हमारे जितने भी ये पारंपरिक वो है, यानी कि सल्फाओ, लकड़ी का काम से लेके ये दर्जी का काम और ढोल वादन तो उनका पारंपरिक रूप से था ही। तो अच्छा लगा। मुख्य रूप से ये था कि शिक्षा के प्रति उनका बहुत रुझान था, तो हमें समय समय पर स्कूल भेज डाला, और चलते चलते मैं यहाँ शिक्षा विभाग में आ गया। बेटे ने भी संभवतः कुछ प्रेरणा ली है, तो वो आज IITN इस समय गुवाहाटी में है। अच्छा, आपका भी शुरुआती दौर जो रहा है शिक्षा के बाद जो है, आप भी होटल की नौकरी से लेकर के, मतलब आपने भी जो है धरातलीय चीज़ें जो है देखी हैं, महसूस की होंगी। जी जी जी। ग्रामीण साहब, मुझे ये लगता है कि सच का ये दुनिया जो खूबसूरत बनाई है वो उन लोगों ने बनाई है कि जिन्होंने थोड़ी ज़मीनी संघर्ष किया है। यद्यपि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा इतना बहुत बड़ा संघर्ष है वो, लेकिन हाँ, मैं 1994 में मेरठ में भी रहा। मेरठ में मात्र उस समय सुक्की 500 की नौकरी की, लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था, तो जिस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। फिर कुछ समय मसूरी में मैंने होटलों में नौकरी करी। फिर कहूँगा मैं कि ये जो उस समय 1996 में अनट्रेंड टीचर्स की जो भर्ती हुई है, उसी ने शायद मेरा पूरा ही रास्ता मार्ग बदल दिया। संभवतः वो अप्रशिक्षित शिक्षक की भर्ती ना आती तो फिर मैं किसी होटल लाइन में हो सकता बाहर ही होता इस समय, क्योंकि मुख्य रूप से मेरा इदारा यही बन चुका था कि मैं होटल इंडस्ट्री में ही काम करूँगा। तो चलते चलते फिर अब शिक्षा विभाग में आ गया, और आगे की गतिविधियाँ जो चल रही है। डॉक्टर साहब जी, बसंत पंचमी का शुभ अवसर है। हाँ जी। बसंत ऋतु प्रकृति में तो जो है चारों ओर जो है उल्लास है, उमंग है। जी, जी, जी। तो हमारा समाज भी क्या प्रकृति के साथ जो है समन्वय कर पा रहा है क्या? समाज प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन यदि आप मुझसे बेबाक रूप में कहेंगे तो ठीक है, प्रगतिशील है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी समाज तालमेल प्रकृति के अनुसार जो आपने कहा वैसा नहीं कर पा रहा है। और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये हो रखी है कि मैं फिर कहूँगा ग्रामीण जी, आप डॉक्टर पवन कुद्वान को तो भले ही स्थान मिल रहा है, लेकिन बात यह है कि मैं तब कहूँगा कि समाज में पूर्ण रूप से जो एक तालमेल या प्रकृति के अनुसार तालमेल जो है तब बन गया, जबकि फिर गांव में जो मेरा ही भाई है और वो वहाँ पर गांव में यदि ढोल वादन का काम कर रहा है, या वो मिस्त्री का काम कर रहा है, या कोई भी पारंपरिक काम कर रहा है, यदि वो स्थान पाने लग जाए तो तब समझ जाइए कि बदलाव आ गया है। मेरा कहना भी ये है कि एक वर्ग तो जो है ऊपर तो उठ गया है, लेकिन अभी भी 90% आबादी ऐसी है जिनमें हमारे जो है गांव के जन्म बोल रहा हूँ सौणु, अषाढ़ो, मंगसिरो, जी, वो तो बस जनवरी फरवरी मार्च तक भी नहीं पहुंच पाए आज। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपका प्रश्न भी लाजमी है, और निश्चित रूप में इसके लिए साथ साथ समाज के उन लोगों की भी, जैसे मैं ही जहाँ से आया हूँ, तो मेरी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और मैं दोषारोपण का बिल्कुल भी वो नहीं दूंगा कि इसके लिए कोई दूसरा समाज या ऊपरी समाज ही इस चीज़ को समझे। ये हमारा भी एक नैतिक दायित्व है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम अपनी भूमिका समाज में निभाएं। हो क्या रहा है कि गैपिंग ज़्यादा आ रखी है, जो वहाँ से आ गया उठ के। अब देखिए, आपने मुझसे शुरुआती सीधे पारंपरिक चीज़ों से करी है, जबकि यहाँ पर भी एक वर्ग जो ऊपर आ गया है तो इन बातों को सुनना ही नहीं पसंद करता है, या इस चीज़ से हटने का प्रयास भी करता है। ज़रूर है कि वो भी जुड़े उनसे, कोई बात नहीं, समाज को ज़रूरत है कि जो लोग जिन्होंने आगे उन्नति कर ली है, या जिनकी बातें सुनी जा रही है,
वो अपनी बात को बेबाक रूप से उन तमाम लोगों के साथ जो पीछे छूट गए हैं उनकी बात जरूर करें। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि सामाजिक रूप से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई वर्गीय आधार हो, वो आर्थिक रूप से कोई भी पिछड़ा हुआ हो सकता है, उन सब की बातें हम जरूर करें। अच्छा, एक बात दूसरी भी है कि जैसे ढोल तो जो है आज जो है कोई मंदिर है हमारे बद्री केदार से लेकर के सब है, बिना नौबत के जो है कोई भी काम जो है नहीं होता। मतलब कोई भी शुभ कार्य है, प्रातः चाहे देवताओं का जागरण हो, रात्रि शयन हो, तो ढोल को तो आज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। लेकिन जो ढोल वादक हैं उनमें और ढोल में कुछ तालमेल की कमी है क्या कुछ? ढोल वादक और ढोल में तालमेल की कोई कमी नहीं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक है। देखिए, उसका कारण ये हो गया कि जो सामाजिक जो एक तरीके से जो वर्चस्व का आधार है उसमें थोड़ी भिन्नता है, वो थोड़ी तालमेल कर लें। अब जब आपने ढोल और मंदिर और इस तरीके के आस्था के साथ जब इस बात को कहा है ना, तो आप देखिए उसमें कि वो आज बिल्कुल मंदिर में जो स्थान उसको मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया। ढोल की बात होती है पर ढोली की नहीं होती है, और स्वाभाविक रूप से मंदिर के ये भी एक बहुत बड़े पुजारी स्तंभ है। यानी कि आपके जितने भी गढ़वाल हिमालय की जितनी भी हमारी पारंपरिक धरोहरें हैं उनका यदि आप आधार स्तंभ देखें तो उनकी नौबत, उनके ताल, ये सारे के सारे जो है इन्हीं के आधार पर सारी पूजा पद्धतियाँ हैं, ये सारे संस्कार हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक वो लोग जो इसके वाहक है वो सामाजिक रूप में उस सम्मान पे नहीं पहुंच पाए हैं। यद्यपि मैं फिर कहूँगा कि आर्थिक मेरा तब भी प्रश्न नहीं है, कोई बात नहीं है। आर्थिकी में यदि हल्का फुल्का कम हो भी रहा है तो वो चल जाएगा, लेकिन सामाजिक सम्मान की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है संभवतः, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आज तो ये देखा जा रहा है कि समाज के अन्य वर्गों में भी जो है ढोल वादन के प्रति जो है बड़ी ललक है और लोग जो है आगे आ रहे हैं, सीख रहे हैं। ये ग्रामीण जी, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा आपने। इसके संबंध में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो लोग भी हमको सुन रहे हैं, कि वो यहाँ के जितने भी लोग जो सीख रहे हैं इसको, वो पहले तो प्रेरणा ले प्रोफेसर स्टीफन फ्योल से। स्टीफन फ्योल जो कि सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, 2004 या 3 से लगभग लगातार यहाँ पर आ रहे थे। उन्होंने जो है रिकास्टिंग्स फोक करके एक पुस्तक भी लिखी है यहाँ पर, इसी पारंपरिक ढोल धरोहर पर। अपना नाम उन्होंने फ्योली दास तक रख दिया। अब आप देखिए ना, डॉक्टर पवन कुदवान, जबकि डॉक्टर का पवन कुदवान का भी मौलिक नाम पवन दास है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुदवान में ही अब ऐड हो गया। तो कहने का मतलब, मेरी तो मजबूरी एक तरीके से कहिए कि आखिर हमें क्या जरूरत पड़ी, हम भी बहुत गौरव महसूस नहीं करते हैं अपने को इंट्रोड्यूस करते हुए इस तरीके से। हाँ, डॉक्टर कुदवान के रूप में यदि आप वो कर रहे हैं तो मुझे भी बड़ा वो लगता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो ये सामाजिक, जो यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना था, लीजिए कि कहीं पर यदि कोई वार्तालाप हो रही और वहां से कोई नाम पुकारा जाता है पवन दास, तो पीछे मुड़ के लोग देते, मतलब एक कौन सी, आप समझ रहे हैं कि पहाड़ में जो हिसाब रहा है दासों के प्रति जो है भावनाएं थोड़ी सी जातीय आधार की, वो बड़ी भिन्न रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिनकी आप बात कर रहे हैं, किनके जो लोग आज सीख रहे हैं, एक चीज़ को और स्पष्ट कहना चाहूँगा मैं, भले ही बहुत सारे लोग तर्क वितर्क देते हैं, वो कोई भी पारंपरिक बारात बजाने वालों के लिए नहीं सीख रहे हैं। क्योंकि ढोल में जो संभावनाएं, देखिए जब से ढोल हमारा 7 समुद्र पार पहुंचा तब से सबको ये लग रहा है कि इसमें अपार क्या है, संभावनाएं हैं, और इस वजह से लोग इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन फिर कहूँगा मैं कि जो पारंपरिक ढोल वादक है, जिन्होंने पारंपरिक रूप में बर्फीले मौसम में बारातें बजाई है, या बड़े जटिल समय में बारातें बजाई, या उनका बड़ा इतिहास है, वो ये जितने भी नए सीखने वाले हैं ये उस तरीके से नहीं सीख रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्टेज शो में कार्यक्रम देंगे, उनको अच्छे ढंग से करेंगे, और उसमें उन्होंने मॉडर्निटी ला दी है तो ठीक है, उनका स्थान वो रहेगा, लेकिन वो बारातें नहीं बजाएंगे। मैं जहाँ तक बिल्कुल, और कम से कम हमारे पहाड़ के गाँव के एक और चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा मैं उन तमाम युवाओं के लिए, हम सीख तो रहे हैं, क्योंकि सीख किन से रहे हैं? हम उन्हीं लोगों से सीख रहे हैं जिनके पास ये धरोहर थी। लेकिन मेरे पास ऐसे कुछ उदाहरण है ग्रामीण जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं बेबाक होकर बोल सकता हूँ। यदि आप किसी ढोल वादक के पास जा रहे हैं, उसके पास आप सीख तो रहे हैं, लेकिन यदि वो आपको 1 गिलास पानी देना चाहे तो आप पानी उसका नहीं पी रहे हैं। तो यही तो इसकी जड़ है कि जिस वजह से ये इस तरीके से आ नहीं पाया आगे, ये इसको सामाजिक सम्मान नहीं मिल पाया। तो फिर कहाँ से इसका जो हस्तांतरण हो रहा है वो एक बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे युवा है कि जो सीख रहे हैं, लेकिन जिस वादक के पास जा रहे हैं उसके लिए समस्या हो रखी कि मैं इनको अपने घर में खिलाऊं पिलाऊं क्या। तो थोड़ी इस ओर जरूर ध्यान दें। यदि आप चाह रहे हैं कि हम इस धरोहर को सीखें, कोई बात नहीं है,
पारंपरिक काम धाम या विद्याओं का हस्तांतरण हो, इसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसके साथ साथ सामाजिक रूप से भी मजबूती प्रदान करें। यदि मन में आत्मीयता है और ना हो तो कम से कम इसको गलत तरीके से इसको व्याख्यान ना करें या व्याख्याचित ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब जी जी, इस उत्तराखंड से जो है इस नई पीढ़ी में भी जो लोग जिनको महत्व मिला है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र, बहुत लोग आगे बढ़े हैं जी, तो वो लोग तो इधर से जो है वो अपने समाज से भी ऐसा लगता है जैसे कट से गए, वो कभी इन मुद्दों को नहीं उठाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छा ग्रामीण जी, मैं नमन करना चाहूँगा साथ में मनोवाल जी कि ये बेहतरीन प्रश्न है और ये हमारा भी ये चिंतन है। देखिए फिर अब आऊँगा मैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, समाज का एक हिस्सा आज भी बिल्कुल एक तरीके से सड़े गले उसमें रहता और उससे एक जो समृद्ध समाज है वो भी प्रदूषित होता। लेकिन ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, बाबा साहब का वो सामाजिक दर्शन यदि सहयोग न देता तो संभवतः मैं आपके पास अपनी अभिव्यक्ति भी न दे पाता। दुर्भाग्य की बात यह है कि राजनीति से लेके, राजनीति से विशेष करके कि जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं ये क्या हो जाते हैं, जबकि मुझे जो जहाँ तक लगता है कोई भी बड़ा समाज या खुला समाज ये वो भी नहीं चाहते हैं कि आप अपने समाज की बात न कीजिए, कहते हैं चाहते हैं वो भी करिए, क्योंकि आखिरकार यदि कोई छोर अभी भी दिक्कतों में, यानी कि कुछ लोग, कुछ एक बड़ा हिस्सा जो अभी भी है, तो वो नेतृत्व करने के लिए ये लीडरशिप मिली है, यानी कि आपको प्रतिनिधित्व मिला है। किसी भी जगह की जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो आरक्षित क्यों की जाती है कि आप वहां के लोगों की बातों को सही ढंग से रख पाएंगे, विधानसभा और ये तक क्या कहते हैं संसद तक आप सही ढंग से बात पहुंचाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश जो माननीय है वो अपने इस सामाजिक और एक तरीके से जो नैतिक दायित्व है जो प्रतिनिधित्व का, उसमें विफल हुए हैं और हो रहे हैं। और उसमें हो क्या रहा है कि वो एक अलग रूप से, वो अलग श्रेणी में ही अपने को स्थापित कर दे रहे हैं। तो उसका सीधा सीधा नुकसान जो है समाज के उस तबके को हो रहा है जिनका वो नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें भारी मात्रा में सुधार और चिंतन की जरूरत है। वो तमाम माननीय जो सुन भी रहे हैं, ये आपके संबंध सुनेंगे, तो जरूर एक चीज का संकोच कतई मत कीजिएगा। खुला समाज, यदि आप अपने लोगों की भी बात करते हैं, लोगों का मतलब कि भाई आप आरक्षित सीट का मतलब क्या है कि आपको दे दिया गया ना वहां से कि आपने इसको करना, और कोई जरूरत नहीं है कि हमें बार बार वो रिपीट करनी पड़े। यानी कि आपको जब मौका मिला आप उनकी बातें करिए और उनकी समस्याओं को उठाइए। इससे ही समाज के, इससे ही हमारी सामाजिक समस्याएं या आर्थिक समस्याएं दूर होगी। तो ये नैतिक कर्तव्य करना पड़ेगा, अन्यथा फिर एक तरीके से एक इसी समुदाय का या पूरे बड़े समाज का व्यक्ति भी प्रश्न चिन्ह उठा सकता है कि जब प्रतिनिधित्व मिला हुआ है तो फिर ये आखिर कब तक। जो इस समाज से, पिछड़े समाज से जो हैं, जो लोग रहे हैं, आज तक का हम इतिहास देखते हैं, चाहे जयानंद भारती जी देखें, चाहे जो है फूलदेव शाह जी देखें, चाहे बहुत सारे लोग हुए हैं उत्तराखंड से भी, तो ये लोग तो अपनी जो है जातीय सामाजिक समस्याओं को उठाने तक ही सीमित रह गए। मतलब समाज में जो राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो योगदान देना था उसमें हम कहीं पीछे छूट गए। ठीक है, आप ये जो आपने बड़े नाम लिए, तो फिर कहूँगा मैं, आपने इस वाले नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एक्चुअल में क्या हो गया कि हमारी सामाजिकता ने जो हमको सामाजिकता तक बहुत ज़्यादा जकड़ रखा है। मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि मुझे भी क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि मैं केवल इन पे बात करूँ। हालांकि मेरा चिंतन केवल इस पर नहीं होता है, आप तो कई बार हमारी बातचीतें होती है, लेकिन जो जिस पृष्ठभूमि से आता है और उसने अधिकांश तब वहाँ पर उस तरीके का वातावरण देखा हो, तो कोशिश करता है कि मैं अपने दौर में, यदि मुझे सुन रहे तो मैं कुछ सामाजिक विषमताओं और इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनको थोड़ी सी एक तरीके से संतुलित कर पाऊँ। तो इसलिए उसका जो उसने एक बड़े स्तर तक जाना था वो वहीं तक जकड़ जाता है, ये वजह है। अच्छा, सामाजिक चिंतक हैं मैसानंद जी, तो उनका तो कहना ये रहता है ढोल वादकों से इस ढोल को फेंक दो। जी मैसानंद जी को नमन। और इसलिए भी कहना चाहूँगा मैं कि मैसानंद जी जैसा विद्वान पद, उनका जो वो है शैलेश मेठियानी पुरस्कार है, एक समर्पित शिक्षक भी है। उनकी जो पुस्तक है डडवार, मुझे ये लगता है कि वो एक ऐसी पुस्तक है कि वास्तव में यदि उसका यहाँ के साहित्य जगत वालों ने यदि सही ढंग से उसका मूल्यांकन किया होता तो उस पर उनको अब तक बहुत बड़ा सम्मान केवल उस पुस्तक के रूप में मिलता है। तो डडवार जो उनकी पूरी की पूरी जो पुस्तक है, डडवार कहानी, वो ढोल वादकों पे ही है। और उन्होंने या अधिकतर जो देखिए कि ढोल वादकों के, ढोल की तो बहुत सम्मान है, लेकिन ढोलियों की जो त्रासदी है उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। उन्होंने क्या, मैं तो स्वयं अपने उसी परिवार का हूँ,
तो इसमें कोई दोहराए नहीं है ग्रामीण जी, आजकल ढोल पे जो है इतना ज़्यादा काम राजनीति से लेके संस्कृतिविद से लेके और तमाम तरीके के लोग कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मौलिक चिंतन पे बात नहीं करते हैं। महेशानंद जी चाहे ढोल फेंकने की बात करते हैं, लेकिन उनका चिंतन जमीनी जरूर है, और वो कहीं ना कहीं उनके इसमें एक तरीके की जो ये एक कट्टरता, एक उनका जो लेखन है वो बिल्कुल वन वे है। तो वो क्योंकि उन्होंने उस समय का समाज को बहुत झेला, और एक तरीके की वो सारी की सारी चीज़ें उनके जहन में, इसलिए उनका सीधा सीधा कहना है कि पारंपरिक काम धाम जो है, ये धंधे, ये जो है शिल्पी समाज के हित में नहीं है। भले ये एक नुकसान भी हो रहा है कि ये हमारा रोजगार छीन भी रहा है, लेकिन उनका बिल्कुल, क्योंकि वो कट्टरता वाला दौर उन्होंने देखा है, जटिल समाज रहा है हमारा, और इस वजह से उनके लेखन में वो कड़वाहट है। यहाँ तक बात है डॉक्टर साहब, मैं स्वयं उत्तराखंड आंदोलन में रहा हूँ 1994 में, लेकिन मैं देखता हूँ कि उस समय भी जो है ढोल वादक जो है आगे आगे चल करके लोगों में उत्साह दिलाते थे, उमंग दिलाते थे, जोश दिलाते थे। लेकिन आज जो लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन से दूर दूर तक नाता नहीं था, वो भी अपने को उत्तराखंड आंदोलनकारी कह रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं, सुविधा पा रहे हैं, लेकिन एक भी ढोल वादक मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया जिसको कि सम्मानित किया गया हो या उसको उत्तराखंड आंदोलनकारी का दर्जा प्राप्त हुआ हो। फिर से आपके जितने भी आपके प्रश्न हैं, थोड़ी सी जरा मैंने, क्योंकि इससे पहले एक कुछ बड़ी कविता है लंबी, लेकिन ये बहुत सारी बातें अपनी स्पष्ट कर देती है। ऐतिहासिक परंपराओं का मैं साक्षी, जो आपने भी पूछा था कि मंदिरों में या किस तरीके से अभी तक उनको सम्मान नहीं मिल पाया, तो ऐतिहासिक परंपराओं का मैं साक्षी, वैदिक संस्कारों का सच्चा साथी, सभी रस्म रिवाजों में गूंज मेरी आगे चलती, फिर छोर पर खड़ा मैं क्यों रहता। गांव की गलियों को शहर बनते देखा, खेलते बच्चों को बूढ़ा होते देखा, तीसरी पीढ़ी को मैं आज भी नमन करता, क्यों नहीं मैं आज भी बहुत बूढ़ा लगता। आपका जो प्रश्न है उसके लिए मैं ये 4 लाइनें अब वो कर रहा हूं कि राज्य आंदोलनकारी में क्या स्थिति रही इनकी। राज्य आंदोलनकारी का मैं सबसे बड़ा प्रहरी, 4 पंक्ति में डटकर आगे खड़ा, फिर भी मैं हतप्रभ रह गया, पीछे से आकर कोई और तमगा बटोर गया, आखिर में मैं ढोल वादक विश्राम पथ पर खड़ा हूँ। अच्छा हो या पुरातन परंपरा नूतन कानों पर वास करे, मैं साक्षी हिमालयी धरोहर का, जीत कर भी हार कर रह गया, मुझे धरोहर विरासत की कहते, गौरव गाथा मेरी करते, पर आया तो क्या अपने भी नाता मुझसे नहीं जोड़ते, फिर कहते ढोल वादक संस्कृति के वाहक होते। संभवतः इन पंक्तियों में मैंने जो आप कह रहे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में ढोल वादकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और इसको पूरा सर्व समाज स्वीकार भी करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों ने भी बड़े नाम इसमें कमाए हैं, जितने भी संस्कृतिविद हैं यहाँ पर, उन्होंने किसी ने भी कभी इस तरीके की बातें नहीं कही है। मैं सरकार को भी कतई दोष नहीं देना चाहूँगा, आखिर किसी न किसी को उन तक बात तो रखने का एक मकसद तो होना चाहिए था। निश्चित रूप में मेरे संज्ञान में भी आज तक कोई नहीं है कि कोई भी ढोल वादक जो है राज्य आंदोलनकारी का दर्जा प्राप्त किया हो। यदि वो होते तो जरूरी नहीं, इनका शैक्षिक स्तर तो अभी इतना वो नहीं, लेकिन कम से कम जो आने जाने का जो बसों में इधर उधर का जो किराया है वो तो माफ़ हो जाता, बारातें बजाने में इधर उधर, और उन्हें भी एक गौरव होता। और जब भी लोक संस्कृति में बात होती है तो मेरी ओर से भी एक व्यक्तिगत प्रश्न हमेशा रहेगा बना हुआ कि इस लोक संस्कृति का जो सबसे बड़ा जो एक तरीके से जो पहली लाइन में खड़ा व्यक्ति था, आखिर वो राज्य आंदोलनकारी क्यों नहीं बन पाया। यदि नहीं बना, कुछ टेक्निकल कमियां थी, तो उसमें कहीं ना कहीं से अमेंड सुधार किया जा सकता था। और ये कोई पूरे समुदाय की बात नहीं हो रही है, मुश्किल से 10-15 लोग। अब कोई सोचे कि राज्य आंदोलनकारी का मतलब ये नहीं, अब मान लीजिए मेरे पिताजी उस समय गांव में उन्होंने इकट्ठे करे होंगे, लेकिन आज ये थोड़ी ना है कि हमें मिले हो, कतई नहीं है। केवल वो परिवार जिन लोगों ने भूमिकाएं निभाई, और मुश्किल से आज का सर्वे करेंगे तो 15-20 या 50 से ऊपर नहीं होंगे, तो किया जा सकता था। हाँ, इसमें मैं एक आभार व्यक्त जरूर करना चाहूँगा इस समय माननीय विधायक पुरोला दुर्गेश्वर लाल जी का, और उन्होंने इस बात को बेबाक ढंग से यहाँ विधानसभा में उठाया, और इन्होंने इस मुद्दे को जरूर कराया। इसके लिए मैं उन्हें जरूर नमन करना चाहूँगा। इसमें मुझे ये भी लगता हो, क्योंकि नवोदय विद्यालय से ही पढ़े हुए हैं, शायद हमारी जो नवोदय विद्यालय की जो शिक्षा है वो थोड़ी बेबाकपन देती है, उस पर एक सामाजिक दर्शन होता है। क्योंकि इन विद्यालयों की स्थापना इसलिए की गई है कि आप अच्छी पढ़ाई तो कीजिए,
लेकिन एक अच्छे समाज निर्माण में भी आप अपनी भूमिका निभाए। तो उन्होंने इस बात को उठाया और किसी माननीय तक की बात की होगी, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। मैं चाहूँगा कि जो संस्कृतिविद है, जिनका बड़ा नाम है, उन लोगों को भी इस तरीके का चिंतन करना चाहिए। बड़े बड़े मंचों पे आप ढोल वादकों को फूल मालाएं तो पहना देते हैं, लेकिन उनकी इस मत पहनाइए उनको फूल माला, लेकिन उनकी इस तरीके की बातें आप जरूर कीजिए। पूरे समुदाय को और यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल एक तरीके से जो चिंतक वर्ग है वो खुश होगा आपकी इन बातों को सुन के। अच्छा डॉक्टर साहब जी, अधिकांश लोग ढोलवादक हैं या व्यावसायिक रूप से भी जो कर रहे थे ये पीछे छूट गए हैं। जैसे आपने ये टोपी पहन रखी है, तो इस टोपी के बारे में बड़ी कहानी है कि मालिक की जो टोपी है, ये पहली बात तो ये जो टोपी है ये मैं उनको नमन करना चाहूँगा। ये जो इनके शिल्पी है जगदम्बादास जी, सरदेव जगदम्बादास जी, जो इस टोपी के जो शिल्पी है, और इनका जो मूल गांव है ग्राम परोड़ी और वर्तमान समय में लंडौर मसूरी में रहते हैं। तो ये टोपी जो है उनके द्वारा ये निर्मित होती है या उनके साथ कुछ और कारीगर, लेकिन मुख्य रूप से वो इनके जो मौलिक कारीगर है। अब रही इसमें जो ये फ्लैप देख रहे हैं आप और इस तरीके से जो इसको एक अलग पहचान मिली है, मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तो वो है समीर शुक्ला जी है, समीर शुक्ला और उनकी पत्नी जो है डॉक्टर कविता शुक्ला। ये है सोहम हिमालयन केंद्र है यहाँ पर, कहाँ पर, मसूरी में। तो निश्चित रूप से उन्होंने इसमें थोड़ी सी जिसे कहते हैं परिवर्तित करके और इसके एक पहाड़ी टोपी का एक बड़ा ब्रांड बन गया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए तो उन्होंने भी इसे पहनते हैं, तो उससे भी थोड़ी एक पहचान वो हुई है। लेकिन इस टोपी की जहाँ तक बात, अब आपकी इसकी मौलिकता की बात करूँ तो ये टोपी जो है, यदि आप इनमें से ये फ्लैप हटा दीजिए तो इस टोपी के तो जो असली कारीगर थे ये सारे के सारे ढोल वादक। मुझे अभी ढंग से पता है कि मेरे पिताजी भी बहुत सुंदर टोपियां बनाता है, बल्कि मैं ढूंढ रहा था आज घर में कि कहीं पुरानी पड़ी हो। यही तो होता है जब, क्योंकि उस समय तो कदर नहीं थी। और ये टोपी जो है मात्र ये डडवार में सिली जाती थी। और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर एक ये परंपरा नहीं है कि जब बेटी की शादी हो जाती है और जब वो मायके में चली जाती है, वहाँ पर यदि उसका पहला बेटा होता है तो उसके जो गांव का जो औजी है उसकी बड़ो मांगने के लिए वहाँ जाता है। तो वो वहाँ जाता है, तो वो उस समय जो है उस बच्चे के लिए भी कपड़ों के साथ, और यही टोपी जो है ये अपनी ओर से उसको बच्चे को पहनाता और पीले कपड़े पहनाता था। ये एक वो थी। तो कहने का आप मतलब समझ रहे हैं, मेरे अनुसार यदि आप मुझे पूरी अनुमति दे रहे खुल के, तो फ्लैप लगने पे पूरी दुनिया तक मार्केटिंग हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतिहास इसका कम हुआ है। क्योंकि ये टोपी जो है यहाँ की, यानी कि जब से यहाँ पर एक समाज निर्माण हो रहा था या उत्तराखंड का जो हो, तो ये उस समय से हमारे साथ चली आई है। और इसके जो मौलिक कारीगर है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जो ढोल वादक है वो औजी के साथ साथ दर्जी का काम हुआ करता। आज की डेट में तो इसका भी क्या हो गया, एक तरीके से ये काम विभाजन ये भी बंट गया है, लेकिन मौलिक रूप से यही इसके शिल्पी थे। और एक बात को मैं फिर कहना चाहूँगा दोबारा से कि आज ये टोपी ठीक है 400-500 में या बढ़िया ढंग से इनके जो कारीगर है ने स्वयं मुझे बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं। हम लगभग 100 के या 150 यदि 2-3 लोग मिलकर काम करते हैं तो लगभग 5,000 रुपए के आसपास हम भी जो है एक दिन में कमा लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि इससे रोजगार भी मिल रहा है और एक पहचान भी मिली है। लेकिन जब भी हम बात करें थोड़ी इतिहास के, क्योंकि मेरा और कोई प्रश्न नहीं है, हम मांगलों पे बात करें, मांगलों पे आजकल मांगल टीम को बहुत अच्छे ढंग से अच्छा वो मिल रहा है। लेकिन आपको ध्यान है, मुझे अपनी माँ को याद करते हुए कि जब भी कोई शादी बारात आती थी तो सबसे पहले सिर पे लोटा लेके जो है ना औजानी जाती थी उस बारात को करने। तो जब भी जो लोग मांगलों पे बड़ा अच्छा व्याख्यान देते वो कभी ये बात नहीं करते हैं कि ये शिल्पी समाज के और इस तरीके के इन लोगों ने इस शुभ कार्य में अपनी शुभकामनाएं देते रहे। आप नए रूप में नए दौर में सब कुछ कीजिए, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों को भी साथ में लेते हुए बात जरूर कीजिए। जितने भी ये संस्कृतिविद और जो लोग इस तरीके का चिंतन रखते हैं वो मेरी इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न कि
जो ढोली समाज से जो लोग ऊपर आ गए हैं जी। और जो नीचे छूट गए हैं, इनकी शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा, क्योंकि अंबेडकर जी ने तो खुद कहा है कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक वो वर्ग जो है पीछे ही रह गया। तो शिक्षा के लिए नहीं है क्या हमारी एक जिम्मेदारी कि हम लोग जो है कुछ उस छोटे वर्ग के लिए जो है कुछ करें? बिल्कुल, क्यों नहीं ग्रामीण जी, ये और बातें तो होती रहेगी, क्योंकि मैं ये भी मानता हूँ कि ज़बरदस्ती आपको आर्थिक और शैक्षिक रूप से थोड़ी संपन्न तो होना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो सारी की सारी चीज़ें कि जो जटिलताएं हैं सामाजिकता, वो अपने आप टूटती रहेगी। इसके तहत हम सब का भी, और सबका क्या, जैसे मैं आपसे मेरी कई बार बात हुई है कि क्यों ना हम इस तरीके की वो करें। मैं यदि आज, क्योंकि मैंने खुल के इस संबंध में बात करनी शुरू करी है, तो जरूर रूप में यदि इनके आर्थिक उन्नति के लिए जो हम लोग यहाँ से थोड़ी ऊपर आ गए हैं, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। आर्थिक रूप से उनका सहयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा के प्रति जरूर कहिएगा, कला के प्रति बिल्कुल ही हमारा ये मेरा कतई वो नहीं है। आप एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा मैं, पिता यदि इस काम को कर रहा है, बड़े शौक से कीजिए। मेरे पिता ने भी किया। मुझे आज यदि आप कहें मैं कोई बहुत विद्वान या होशियार नहीं हूँ, लेकिन इसी तरीके की बातें करने के कारण और इस घराने से होने के कारण ही मुझे लग रहा है कि मुझे लोग सुन पा रहे हैं। तो जरूर वो अपने पारंपरिक काम कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन बच्चों को कला के रूप में आप भले ही सिखा दीजिएगा, लेकिन पारंपरिक तब तक नहीं कि जब तक उसकी शिक्षा का भी एक बहुत अच्छा वो ना हो। तो ठीक है डॉक्टर साहब, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं किस दिन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे जिसे कहते हैं ज्वलंत मुद्दों पे बात हुई है। आपका मनवाल जी का और एजी ग्रामीण चैनल का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद।